आज की वीडियो में हम लोग संसद की भूमिका और उसकी सीमाओं को समझेंगे। संसद की शक्तियों और कार्यों को 7 शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। विधायी शक्तियाँ एवं कार्य, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सांविधिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, निर्वाचक शक्तियाँ और अन्य शक्तियाँ एवं कार्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं विधायी शक्तियाँ एवं कार्य से। संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियां बनाना है। इसके पास संघ सूची विषयों पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार है। संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं। हालांकि इस सूची में मूल रूप से 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। इसके अलावा संसद के पास अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का भी विशिष्ट अधिकार है। अवशिष्ट विषय वो विषय हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। अगर बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। हालांकि मूल रूप से समवर्ती सूची में 47 विषय हुआ करते थे। यदि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। अर्थात दो राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति में संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी। इसके अलावा संविधान 5 असामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसी पहली असामान्य परिस्थिति है जब राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पास करे। दूसरी, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। इसके अलावा जब दो या दो से अधिक राज्य संसद से ऐसा संयुक्त अनुरोध करें। और ऐसी चौथी असामान्य परिस्थिति है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि एवं समझौते के तहत ऐसा करना जरूरी हो। और आखिरी ऐसी असामान्य परिस्थिति है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं। हालांकि मूल रूप से राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे। तो ये थी संसद की विधायी शक्तियाँ एवं कार्य। अब हम संसद की कार्यकारी शक्तियाँ एवं कार्यों को देखेंगे। भारत के संविधान ने सरकार के संसदीय रूप की स्थापना की है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी नीतियों और कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह संसद कार्यकारिणी पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगत प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अन्य चर्चाओं के जरिए नियंत्रण रखती है। इसके अलावा संसद अपनी समितियों जैसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, याचिका समिति इत्यादि के माध्यम से भी कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण करती है। ये तो हमें पता ही है कि संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सामान्यतः मंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय के कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब ये है कि वे अपने पद पर तभी तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। इसका अभिप्राय ये है कि अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। इसके अलावा कई और तरीकों से भी लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव ला सकती है। तो ये थी संसद की कार्यकारी शक्तियाँ एवं कार्य। अब हम संसद की वित्तीय शक्तियाँ और कार्यों को देखेंगे। कार्यपालिका के वित्तीय मामलों पर संसद का नियंत्रण 2 तरीकों से संभव हो पाता है। पहला है बजटीय नियंत्रण और दूसरा है उत्तर बजटीय नियंत्रण। बजटीय नियंत्रण वो है जो बजट के प्रभावी होने से पूर्व अनुदान मांगों के रूप में भी हो जाता है। और उत्तर बजटीय नियंत्रण वो है जो अनुदान मांगों की स्वीकृति दिए जाने के पश्चात 3 वित्तीय समिति के माध्यम से स्थापित किया जाता है। ये 3 वित्तीय समिति हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति। तो ये थी संसद की वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य। चलिए अब देखते हैं संसद की संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्य। संसद में संविधान संशोधन की शक्तियाँ निहित हैं और संसद 3 प्रकार से संविधान में संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत द्वारा, लेकिन आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति के साथ। संविधान के मुख्य भागों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हालांकि हमें यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है। संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है और यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में दिया था। तो ये थी संसद की संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्य।
और जब बात आती है संसद की न्यायिक शक्ति और कार्यों की, तो संसद के पास ये भी शक्ति है कि वो संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकती है। संसद के पास ये भी शक्ति है कि वो उपराष्ट्रपति को भी उनके पद से हटा सकती है। इसके अलावा संसद उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है। इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। इसके अलावा संसद मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए भी राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है। और इतना ही नहीं, संसद अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को संसद की अवमानना या विशेष अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित कर सकती है। तो ये थी संसद की न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य। और अब हम संसद की निर्वाचक शक्तियों और कार्यों को देखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के साथ संसद भी भाग लेती है। इसके अलावा संसद उपराष्ट्रपति को भी चुनती है और लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है, जबकि राज्यसभा उपसभापति का चयन करती है। संसद को यह भी शक्ति है कि वो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है या उनमें संशोधन भी कर सकती है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधायिका के निर्वाचन से संबंधित भी नियम बना सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है। तो ये थी संसद की निर्वाचक शक्तियाँ एवं कार्य। इसके अलावा भी संसद के पास कई अन्य शक्तियाँ एवं कार्य हैं, जैसे वो तीनों तरह की आपातकाल की संतुष्टि करती है, राष्ट्रीय, राज्य और वित्त आपातकाल। तो इस तरह हमने संसद की शक्तियों और कार्यों को समझा। लेकिन भारत में सरकार एवं प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण प्रायोगिक की तुलना में सैद्धांतिक ज़्यादा है। वास्तव में ये नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए और इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। हम इन कारणों को एक के बाद एक देखेंगे। एक कारण तो ये है कि संसद का आकार काफ़ी बड़ा है तथा इस पर नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन होता है। और दूसरा कारण ये है कि विधायी नेतृत्व कार्यपालिका पर निर्भर होता है तथा कार्यपालिका की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। होता क्या है कि कार्यपालिका के साथ संसद में बहुमत का समर्थन होता है और इसीलिए उसकी प्रभावी आलोचना की संभावना ही समाप्त हो जाती है। इसके ऊपर से राष्ट्रपति द्वारा अत्यधिक अध्यादेशों के निर्माण से संसद की विधान बनाने की शक्ति कम हो जाती है। और एक कारण ये भी है कि प्रत्यायोजित विधान की अभिवृद्धि से विस्तृत विधि बनाने की संसद की शक्ति कम एवं कार्यपालिका की शक्ति बढ़ जाती है। और वित्तीय मामलों में लोक लेखा समिति जैसी वित्तीय संस्थाएं कार्यपालिका द्वारा व्यय की गई राशि की जांच बाद में करती हैं। इस प्रकार से यह प्रक्रिया पोस्टमार्टम जैसी हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने संसद की भूमिका और उसकी सीमाओं को समझा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।